आज इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि एक ऐसी कंट्री जो आज वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक है, सालों पहले इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। कंट्री के पास बेस्टेस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज है, उसकी हिस्ट्री अपने आप में ही एक ट्रैजिक हिस्ट्री रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इजराइल। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका एंड द दीपिका द टेलर में आपका स्वागत है। किसी भी कंट्री के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो एक्चुअली में मैप में है कहाँ। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि इजराइल, जो कि आज आप मैप में देख पाते हैं, सालों पहले ये मैप में था ही नहीं। यस, तो इजराइल प्रेजेंटेड है वेस्ट एशिया में, विच इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द मेडिटेरियन सी इन द मिडिल ईस्ट। अब देखो यार, किसी भी कंट्री का हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनता है, वो जुड़ा होता है किसी ना किसी कंट्री से, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली या फिर जोग्राफिकली। एंड जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत ही फेमस लाइन है दैट हिस्ट्री हैज मेड अस फ्रेंड्स बट जोग्राफी हैज मेड अस नेबर। बट इजराइल के साथ कुछ दूसरा ही है। इजराइल, जिसका कैपिटल जेरूसलम है, वो घिरा हुआ है 4 पड़ोसी देशों से, विच इज इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया। जहां इजिप्ट और जॉर्डन के साथ इनके रिलेशन अच्छे हैं और इन्होंने बहुत सारे पीस एग्रीमेंट्स भी साइन कर रखे हैं, लेकिन अगर हम बात करें लेबनान और सीरिया की, तो इनके साथ कुछ खटका ही रहता है। और दोस्तों, ये इजराइल और ईरान का वॉर ये नॉर्मल वॉर नहीं है, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है एशिया और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को। अब हम इजराइल के बारे में जानने के लिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल फॉर्म कैसे हुआ था, हाउ इजराइल फॉर्म्ड। दोस्तों, हजारों साल पहले जीविस लोग इस जमीन को अपने पूर्वजों का घर मानते थे, जिसके बाद 70 एडी में रोमन एम्पायर ने जेरूसलम को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से ज्यूस लोगों को मजबूर होकर के वहां से निकलना पड़ा, जिसे हम कहते हैं द डायोस्फोरा। इसका मतलब कि पूरे जीविस लोगों का पूरी दुनिया में बिखर जाना। 19वीं सेंचुरी तक ये इलाका ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की का हिस्सा था और यहाँ ज्यादातर अरब पॉपुलेशन रहती थी। यूरोप में बढ़ते एंटीसेमिटिज्म यानी कि ज्यूस के खिलाफ नफरत ने जायोनिज्म का जन्म दिया, एक ऐसा मूवमेंट जिसका मकसद ज्यूस के लिए उनका अपना देश वापस पाना था। अब कहानी में एंट्री होगी ब्रिटेन की। ऑब्वियसली ये हर जगह घुस आते हैं क्योंकि ये फेज था वर्ल्ड वॉर 1 का, जब ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर को हटाने के लिए 2 बड़े प्रॉमिसेस किए थे। पहला था प्रॉमिस विथ अरब, जिसमें उन्होंने कहा था दैट अगर वो टर्की के खिलाफ लड़ेंगे तो उन्हें एक आज़ाद अरब मुल्क मिलेगा, दिस ब्रिटिशर्स गाइज। और दूसरा था प्रॉमिस विथ ज्यूस, जिसे हम बेल्फोर डिक्लेरेशन ऑफ 1917 के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने पैलेस्टीन में एक ज्यूस नेशनल होम बनाने का समर्थन किया। उसके बाद दोस्तों जंग खत्म हुआ, ऑटोमन एम्पायर पूरी तरीके से टूट चुका था और पैलेस्टीन का कंट्रोल ब्रिटेन के हाथ में आ गया, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश मैंडेट। अब बारी आती है हॉलोकास्ट की, जिससे मैं, आप और हम सभी वाकिफ हैं। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 हॉलोकास्ट की, जहां 1930s में एडोल्फ हिटलर के रूल में यूरोप में ज्यूस पर जो जुल्म हुए उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लाखों ज्यूस अपनी जान बचाने के लिए पैलेस्टीन की तरफ भागने लगे, जिससे वहां की लोकल अरब पॉपुलेशन और ज्यूस इमिग्रेंट्स के बीच दंगे और हिंसा शुरू हो गई, जिसके बाद ब्रिटेन के लिए ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने ये सारा सिचुएशन यूनाइटेड नेशन को हैंडओवर कर दिया। 1947 यूएन ने 181 रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला हुआ, 1 फॉर पैलेस्टीन, 2 फॉर अरब पॉपुलेशन, और जेरूसलम को एक इंटरनेशनल जोन बनाया गया। And of course, Jewish people accepted it, but Arab population totally rejected this resolution. उनका कहना था कि ये उनकी ज़मीन के साथ जाती हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सही था। जिसके बाद 14 मई 1948 को ब्रिटिश मैंडेट खत्म हुआ और डेविड बेन गुरियन ने ऑफिशियली इजराइल की आज़ादी का ऐलान कर दिया। उसके अगले ही दिन 5 अरब देश लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, इराक और जॉर्डन ने इजराइल पर हमला कर दिया, विच क्रिएट्स फर्स्ट अरब इजरायली वॉर। जिसके बाद इजराइल ने ना सिर्फ अपनी ज़मीन बचाई, उसने यूएन प्लान से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हज़ारों पैलेस्टीनियंस को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसे वो नकबा कहते थे। सो दिस इज़ हाउ इजराइल फॉर्म। तो इजराइल का फॉर्मेशन कोई एक दिन का इवेंट नहीं था, ये हज़ारों साल पहले धर्म की लड़ाई, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म और हॉलोकास्ट का दर्द था। अब मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब। अब वो ये है कि इंडिया का इजराइल के साथ रिलेशन कैसा है। अब देखिए, स्टार्टिंग में तो इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया था, बट नाउ दे आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अब इसे हम 2-3 एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और पास्ट से भी रिलेट करते हैं। दोस्तों, आपको कारगिल वॉर 1999 तो याद ही होगा ना, जिस वक्त इंडिया को जरूरत थी सर्विलियंस बॉम्ब और लेजर गाइडेड ड्रोन की, बट उस वक्त अमेरिका ने इंडिया की हेल्प करने से मना कर दिया था, बट उस टाइम इजराइल हेल्प इंडिया।
एंड उस टाइम के रिलेशन ने आज इसराइल और इंडिया का रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है। और अगर डिफेंस की बात करें तो आज इंडिया इसराइल के वेपन्स का सबसे बड़ा खरीदार है। हम उनसे बराक 1 जैसे मिसाइल्स, हिरोन ड्रोन्स और पेगासुस जैसे सॉफ्टवेयर भी खरीदते हैं। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो इसराइल ने अपने रेगिस्तान में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से खेती करना सीखा है और आज वही टेक्निक वो इंडिया के फार्मर्स को भी सिखा रहा है, लाइक हरियाणा और महाराष्ट्र में, विच कैन बी द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो गाइस ये था इसराइल का हिस्ट्री और उसका इंडिया के साथ रिलेशन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।